नमस्कार। आप हाजिर हैं आज एक नए सेशन के साथ। जैसा आपको मालूम है, हमारे 2-4 दिन क्लास नहीं हो पाई है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, यानी कि एक डेथ हो गया था, तो इस वजह से हम नहीं ले पाए। लेकिन अब क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम हो चुका है और आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे हमारा चैप्टर समाप्ति की हो रही है। वैसे 2 या 3 क्लास और होंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने आपको थ्योरी के साथ एमसीक्यूज भी करा दिए हैं। बाकी बचा हुआ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आज हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए, समय खराब आज नहीं होगा, कल और परसों के दिन इसका न्यूमेरिकल हम करवा देंगे। तो देखिए, आज हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने के बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आए हैं। तो भाई देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो क्या बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब जानते हैं कि ऐसा कोई अंग जो एक विशेष तरह के कामों को अंजाम देते हैं, उन्हीं को एक सिस्टम कहा जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे कि कौन सा अंग जो है किस तरह का कार्य करता है, तो उसको उसी के आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है। देखिए, अगर मेल का हम बात करते हैं तो इसका जो प्राइमेरी मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो ये होता है भाई टेस्टिस। क्या होता है? ये जो है कि टेस्टिस होता है, टेस्टिस होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। दूसरा हम बात करते हैं, कुछ सिस्टेमिक डक्ट होती हैं। तो सिस्टेमिक, ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। दूसरे हम बात करते हैं, इसमें कुछ डक्ट्स की बात करते हैं जिन्हें हम सिस्टेमिक डक्ट भी कहते हैं, डक्ट्स कहते हैं, सिस्टेमिक डक्ट्स कहते हैं। इन सिस्टेमिक डक्ट्स में कौन कौन सी है? देखिए, देखिए यहीं से हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहला जो हम देखते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लाइंड हो गया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लाइंड हो गया। इसी के साथ में ये डक्ट में आता है वैसे। इसके अलावा वासा डिफरेंस हो गया। देखिए अगले डायग्राम में है, दे रखा है और अच्छे से। इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, वासा डिफरेंस हो गया, सेमेन वेसाइकल हो गया। ये जो है इसमें कुछ डक्ट्स होती हैं। अब इसमें जो ग्लाइंड है, सेमिनल वेसिकल है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लाइंड जो हमने बताया था ना, प्रोस्टेट ग्लाइंड है, ये इनमें ग्लाइंड्स होती हैं। कुछ सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है। तो इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें मेल सेक्स ऑर्गन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमेरी मेल सेक्स ऑर्गन। तो इसमें क्या बताया, हमने बताया टेस्टिस। क्या बताया? टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस हो गया। और टेस्टिस क्या करता है भाई? टेस्टिस जो है स्पर्म को बनाने में सहायता करता है और साथ साथ जितना भी मेल सेक्स हार्मोन है उसको स्त्रावित करता है। तो क्या है? स्पर्म बनाता है, ठीक है, स्पर्म बनाता है। और दूसरा क्या करता है? जो मेल सेक्स हार्मोन है उनको स्त्रावित करता है। मेल सेक्स हार्मोन, सेक्स जो हार्मोन्स हैं उनको सीक्रेट करता है, सीक्रेट,
करता है, सीक्रेट करता है। तो कौन सा सीक्रेट हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेशन करता है। अब इसके अलावा जब हम अभी हमने बताया है कुछ जो है इसमें सिस्टेमिक डक्ट्स होती हैं। सिस्टेमिक डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें जैसे वासा डिफरेंस हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा जो है इजैकुलेटरी डक्ट्स हो गई, इजैकुलेटरी डक्ट्स हो गई, और साथ साथ में और क्या हो गया? यूरिथ्रा हो गया, ये इसमें कुछ जो है डक्ट्स और ये पाई जाती हैं। साथ साथ में और क्या क्या पाया जाता है? जो सीमन बनता है, सीमन जो बनता है उसमें कुछ एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड होती हैं, तो कौन कौन सी एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड होती हैं? तो इनमें देखिए सेमाइनल वेसिकल्स, और कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और क्या, और कौन सी ग्लैंड होती है? और ग्लैंड होती है बल्बोयूरेथल ग्लैंड होती है ना। ये जो है क्या करती है ग्लैंड? सीमन का 90% भाग बनाती है, सीमन का 90% भाग बनाती है। ये ग्लैंड क्या करती है? ये सारी की सारी ग्लैंड जो है सीमन जो होता है उसका 90% भाग बनाती है। कौन कौन सी? सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड हो गए। सब अलग अलग कार्य होता है जो विस्तार से हम आगे देखेंगे। कुछ इसके सपोर्टिव और भी ऑर्गन होते हैं। सपोर्टिव ऑर्गन या अंग के बारे में जब बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? देखिए सपोर्टिव या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कौन कौन सी होती हैं? इसमें खास तौर से सेक्रोटम और पेनिस, ये इसका सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है। और सेक्रोटम करता क्या है? पेनिस को जो है, पेनिस और टेस्टिस को प्रोटेक्शन करता है। सेक्रोटम क्या करता है? पेनिस और सेक्रोटम का को प्रोटेक्ट करता है। और पेनिस, सेक्रोटम और पेनिस क्या करता है? पेनिस क्या है कि पेनिस का क्या काम है? ये क्या करता है? फीमेल में सीमन का या सीमन को डिलीवर करता है। पेनिस सीमन को फीमेल में डिलीवर करता है। पेनिस, सेक्रोटम इसका जो है प्रोटेक्शन करता है। टेस्टिस का प्रोटेक्शन सेक्रोटम करता है। पेनिस क्या करता है? फीमेल में जो है सीमन को डिलीवर करता है। ये इसका काम हो गया। अब देखिए सेक्रोटम जो है वो कैसे बना होता है और उसका कैसे स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये जो इस तरह का जो लेयर है, ये जो है ये क्या है? एक थैलीनुमा जो संरचना सी दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये सेक्रोटम है। ये क्या है? सेक्रोटम है। ठीक है, ये सेक्रोटम है। और सेक्रोटम के अंदर जो है क्या रहता है? अभी बताए हैं, ये प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करता है। किसका सुरक्षा करता है? ये जो है टेस्टिस का सुरक्षा करता है, टेस्टिस का सुरक्षा करता है। और ये पेनिस है। पेनिस क्या करता है? पेनिस जो है
सीमन को फीमेल के वेजाइना में जो है डिलीवर करता है, ये इसका काम है। और ये ग्लास पेनिस हो गया, ग्लास पेनिस, ठीक है। एक एक के बारे में आगे अध्ययन करते रहेंगे, जिसके बारे में जो होगा उस तरह से। अब देखिए बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, है ना, जो ये क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड है ना, ये क्या करते हैं, डक्ट्स ऑफ डिफरेंस, ये क्या करती है, ये जो है सीमन का 90% भाग बनाती है। क्या बनाती है, सीमन का 90% भाग बनाती है। इस तरह से देखिए बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड इधर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, है ना, ये जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे ये डक्ट और डिफरेंस होता है, डक्ट ऑफ डिफरेंट होता है। तो इस तरह से इनका काम होता है। अब एक एक के बारे में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सैक्रोटम की बात करते हैं, सैक्रोटम का क्या काम है और ये किस तरह से होता है और क्या इसका काम है। देखिए सैक्रोटम की जब बात करते हैं, देखिए लिख लीजिए इसको, सैक्रोटम, सैक्रोटम क्या है, देखो सैक्रोटम एक तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक, या इसको हम बोल सकते हैं थैलेनुमा, ठीक है, सैक लाइक या थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर है। ये क्या करती है, स्ट्रक्चर है। लोगों को कमेंट आता है कि सर आप हिंदी में नहीं लिखते हैं, तो कुछ वर्ड हिंदी में लिख देंगे, बाकी आप समझ जाए। सैक लाइक या थैलेनुमा स्ट्रक्चर है। ये क्या करती है, ये क्या करती है, टेस्टिस को प्रोटेक्शन देती है, टेस्टिस को प्रोटेक्शन देती है। अब इसमें सैक्रोटम में दो तरह की लेयर होती है, सैक्रोटम में दो तरह की लेयर होती है जो मसल से मिलकर बनी होती है। और ये सैक्रोटम की दो मसल हैं, एक मसल को डर्टोस कहते हैं, और दूसरी जो मसल होती है उसको कहते हैं क्रीमस्टर मसल। सैक्रोटम में दो तरह की मसल होती है, डर्टोस और क्रीमस्टर मसल। ये क्रीमस्टर और डेस्टोस क्या करती हैं भाई, ये जो है, ये जो मसल है, टेस्टिस का जो एनवायरनमेंट है, ये क्या करती है, टेस्टिस को जो है, टेस्टिस को एनवायरनमेंट टेम्परेचर के अनुसार ये बॉडी के पास या दूर रखने में मदद करती है, ठीक है ना, करती है, ठीक है। ये डोटस और क्रिस्मेस्टिक मसल क्या करती है, सैक्रोटम जो है कि जिसमें टेस्टिस होता है, इसको बॉडी के पास या दूर रखने में मदद करती है। और इसका टेम्परेचर जो होता है सैक्रोटम का, ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, कम होता है, ठीक है। इसीलिए टेस्टिस बॉडी से बाहर पाए जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसका टेम्परेचर कम होता है। बॉडी के टेम्परेचर में अगर टेस्टिस रहेगा तो सीमन नहीं बन पाएगा, और सीमन बनेगा तो जो है कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, यानी सीमन मर जाएगा, उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो सीमन काम नहीं करेगा, यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो काम नहीं करेगा, इसलिए उसको जो है सुरक्षित रहने के लिए बॉडी से बाहर
का जो टेम्परेचर होता है वो आवश्यक होता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सीमन को जीवित रहने के लिए 2 से 3 डिग्री बॉडी के टेम्परेचर से कम आवश्यकता होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा कम होता है। अब देखिए अब जो फीमेल टेस्टिस, फीमेल की बात नहीं करके हम मेल की कर रहे हैं, फीमेल हो या मेल हो, इनमें अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं वो अपने अपने काम करते हैं। अगर फीमेल में मुख्य अंग या प्राइमरी ऑर्गन की बात करते हैं ओरी होता है, उसी तरह मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। अब मेल में टेस्टिस का आकार ओवल शेप होता है, ओवल शेप टेस्टिस होता है। कैसा होता है, टेस्टिस का आकार कैसा था, ओवल शेप, अंडे जैसा आकार में। रहता कहाँ है, ये कहाँ रहता है भाई, अभी बताया सैक्रोटम में रहता है। कहाँ रहता है, सैक्रोटम में रहता है। डायामीटर की बात करें कि डायामीटर कितना है, होता है, डायामीटर की बात करते हैं, डायामीटर कितना होता है, तो भाई एक टेस्टिस का डायामीटर जो है 2 से 5 सेंटीमीटर, और वह लेंथ कितना होता है, वह लेंथ होता है, लेंथ इनका जो है लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और फीटल लाइफ यानी बच्चा जब गर्भ में होता है, फीटल लाइफ की जब हम बात करते हैं, फीटल लाइफ की जब बात करते हैं तो इनका विकास जो है, इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, किडनी के पास होता है, किडनी के पास होता है, किडनी के पास होता है। और फिर जो है जैसे ही फीटल लाइफ में बच्चा 7th मंथ का होता है, 7th मंथ में ये जो है ये किडनी के पास या एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, किडनी के पास या एब्डोमिनल कैविटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। 7th मंथ में ये 7th मंथ जैसे ही होते हैं भ्रूण के, तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है भाई इंग्वाइनल कैनाल में आ जाता है। इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से ये जो है सैक्रोटम में उतरता है, कैनाल में आता है, फिर जो है कि कहाँ उतर जाता है, सैक्रोटम में, टम में आ जाता है। और जैसे ही जन्म के बाद, जन्म से तुरंत पहले या जन्म के जैसे बच्चा का बर्थ होगा, बर्थ से पहले ये पूर्ण तरह से किस में आ जाता है, बर्थ से पहले जो है ये किस में आ जाएगा, सैक्रोटम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सैक्रोटम में आ जाएगा। यदि सैक्रोटम में नहीं आए तो ऐसी जो दिक्कत है, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। अब जो जन्म के समय अगर ये टेस्टिस सैक्रोटम में नहीं आते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। अब ये जो है 3% फुल टर्म में, फुल टर्म और 30% फुल टर्म तथा 3%, 30% तो फुल टर्म और 30% प्रीमेच्योर जो बेबी होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनमें ये दिक्कत आती है। यानी क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म किन में होता है, जो फुल टर्म बेबी है उनमें 3% ही ऐसे बेबी होते हैं, उनमें टेस्टिस सैक्रोटम में नहीं निकलता है या आता है,
जन्म के समय, और ऐसी जो कंडीशन है प्रीमेच्योर बेबी में ज़्यादा होती है, यानी 30% तक ये होता है। अगर ये सेक्रोटम में नहीं आए तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, जो स्पर्म बनाने वाली सेल होती है जिसको स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं, इनके नष्ट होने के चांसेस होते हैं। और ये यदि नष्ट हो गई दोनों तरफ से बायलैटरल नष्ट हो गई तो ऐसे बच्चों में क्या आ सकती है, स्टरलिटी आ सकती है, या इसको हम मेल स्टरलिटी बोलते हैं। देखिए फीमेल में बांझता आती है उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यदि ये बांझता पुरुष में आती है इसको मेल स्टरलिटी बोलते हैं, उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, मेल को स्टरलिटी बोलते हैं। इस चीज का ध्यान देना। फिर भी यदि जन्म के समय सेक्रोटम में टेस्टिस नहीं आते हैं तो 1 साल तक का इंतजार करना चाहिए, यानी 80% बेबी जो है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म के, यानी इनमें 1 साल तक, 1 वर्ष में सेक्रोटम में डिसेंड हो जाते हैं, डिसेंड होने के चांसेस होते हैं 1 वर्ष में। अगर 1 वर्ष में नहीं आते हैं तो 18 महीने से पहले क्या करना चाहिए, सर्जरी करवा लेनी चाहिए, और सर्जरी करा के और इनको आप टेस्टिस को सेक्रोटम में लेकर आते हैं, और जिसकी वजह से वो बच्चा जो है स्टरलिटी से बच सकता है। उस बच्चे को यानी 1.5 साल का जो बच्चा है तब तक सेक्रोटम में टेस्टिस आ गया तो ऐसे बच्चे सीमन बनाने लायक होते हैं और वो स्टरलिटी से बच जाते हैं। 1 साल तक का इंतजार करना चाहिए। 1 साल तक बच्चों में ये जो सेक्रोटम में टेस्टिस आ जाते हैं जिनका जन्म के समय टेस्टिस सेक्रोटम में नहीं आया था। यदि 1 साल में भी ये नहीं आते हैं तो फिर 18 महीने से पहले इसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और भाई जो सर्जरी होती है इस सर्जरी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी, ठीक है। जो टेस्टिस को सेक्रोटम में लेकर आते हैं ऑर्कियोपैक्सी इसको बोला जाता है। हाँ, और टेस्टिस में यदि इन्फ्लामेशन हो जाए, टेस्टिस में यदि इन्फ्लामेशन यदि होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो देखो टेस्टिस के इन्फ्लामेशन, टेस्टिस के इन्फ्लामेशन जो होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओर्चाइटिस। ये ओ है ना, ORCHITIS, ओर्चाइटिस कहते हैं, ठीक है। हाँ, जिस तरह से एक फीमेल के अंदर मेनोपॉज आती है उसी तरह मेल के अंदर भी एंड्रोपोज आता है। एंड्रोपोज क्या है, जब मेल का टेस्टिस सीमन बनाने लायक नहीं होता है, या कहे कि इसको ऐसा समय या फिजियोलॉजिकली जो है बहुत सारे उसमें चेंज आते हैं और अब जो है स्पर्म नहीं बनाने लायक होता, ऐसा जो समय होता है उसको एंड्रोपोज या मेल मीनोपोज भी इसको कहते हैं। अब बात करते हैं भाई आगे, जो शुरू में हम बता रहे थे टेस्टिस के बारे में, तो उसका कुछ एनाटॉमी देख लेते हैं, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारा जो ये टेस्टिस होता है एक मेल का, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 3 मुख्य लेयर होती हैं। एक होती है ट्यूनिका,
वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस लेयर जो है 2 लेयर होती है, एक तो ट्यूनिका पैराइटल लेयर होती है जिसको, और एक होती है विसरल लेयर। अंदर वाली को विसरल लेयर, बाहर वाली को पैराइटल लेयर। तो ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस की 2 लेयर हैं। कौन कौन सी? ट्यूनिका, ये पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। कैविटी ऑफ ट्यूनिका यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो लेयर है ये पैराइटल और एक विसरल, ये इसके 2 भाग होते हैं। इसके क्या है? 2 भाग हैं। तो एक भाग क्या है? इसको कहेंगे पैराइटल वेजाइनेलिस, ये बाहर वाली लेयर है। अंदर वाली जो लेयर है, देखिए ये तो इसका कैविटी हो गया, लेकिन यहाँ 2 लेयर है, ये 2 लेयर है। तो ये बाहर वाली ट्यूनिका वेजाइने, ये पैराइटल लेयर हो गई, और ये अंदर वाली जो लेयर है, ये यहाँ से ये जो अंदर जा रही है, इसको क्या कहेंगे? विसरल लेयर। इसको कहेंगे विसरल लेयर। तो यहाँ लिख देंगे, इसको लिखेंगे विसरल वेजाइनेलिस। ये ए हो गया और ये बी हो गया, इस तरह से लिख लो इसको, ए और बी। दूसरा लेयर कौन सा है? दूसरा लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब देखिए ट्यूनिका, ये तो हमारा जो है वेजाइनलिस हो गया, और ये जो लेयर है ये वाली, इसको क्या कहेंगे? ये लेयर जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गई। इस तरह तीसरी लेयर जो है, और तीसरी लेयर को बोला जाता है क्या? ट्यूनिका वस्कुलोसा। ट्यूनिका वस्कुलोसा, ये 3 लेयर है, ट्यूनिका वस्कुलोसा। इस तरह से ये अंदर की जो लेयर है जो ब्लड बना रही है, पैराइटल लेयर हो गई, ये विसरल लेयर हो गई। ये यहाँ से ये पूरा पूरा ये विसरल लेयर का ही भाग है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ, ये भी है ना। और ये इस तरह से ट्यूनिका एल्बुजिनिया आगे जाकर क्या बनाती है भाई? ये सेप्टा बनाती है, इस तरह का सेप्टा बनाती है। यानी कि जो है टेस्टिस का अलग अलग लोब में डिवाइड करती है। ये लोब ये इस तरह से, फिर ये लोब बन जाते हैं, ये क्या है? ये लोब बन गए लोब। और इन लोब में सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है ना। सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं इस तरह से। और ये क्या है? एपिडाइडिमिस है, एपिडाइडिमिस इसका हेड है, ये इसका बॉडी है बीच में, और ये जो है इसका टेल है। एपिडाइडिमिस का ये बॉडी है, ये इसका एपिडाइडिमिस का जो है टेल है, और इसका ये हेड है। इस तरह से यहाँ एपिडाइडिमिस में क्या है? जो सीमन बना है उसका स्टोरेज भी होता है, साथ साथ में ये उसको परिपक्व करते हैं। यानी यहाँ पर टेस्टिस का जो है मैच्योरेशन होता है, यानी मजबूत होते हैं, और इस तरह से आगे कैपेबल होते हैं, यानी अपना जो वर्क करने के लिए। इस तरह से ये इसके 3 लेयर के बारे में बताया, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब ये लेयर के एक एक के जो लेयर हैं उसके कार्य क्या क्या हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। इसके हमने 2 भाग बताए, पैराइटल और विसरल। इसका भाग बताए हैं।
और ये पहला हमने बात बताया, एक तो इसका भाग होता है पैराइटल। पैराइटल कैसा भाग है? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा है विसरल लेयर है, ए और ये बी। ट्यूनिका वेजाइनालिस की दो लेयर है, पैराइटल और विसरल। पैराइटल आउटर मोस्ट लेयर है। विसरल लेयर क्या है? विसरल जो लेयर है, अभी हमने बताया था, इस तरह से एक बाहर वाली पैराइटल और अंदर वाली जो है विसरल, तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसकी बहुत कम मात्रा होती है, लेकिन ये फ्लूइड अगर बढ़ जाता है, ये फ्लूइड की मात्रा यदि बढ़ जाती है यहाँ पर, तो इस फ्लूइड को कलेक्ट, ये फ्लूइड यहाँ पर इस विसरल लेयर में फ्लूइड अगर कलेक्ट हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो इसको कहते हैं हाइड्रोसील। क्या कहते हैं? हाइड्रोसील। यानी टेस्टिस के अंदर पानी भरना भी इसको बोला जाता है। कहीं कहीं ये विसरल लेयर में फ्लूइड का भरना क्या कहलाता है? हाइड्रोसील कहा जाता है। ये बीमारी जो है पुरुष के अंदर देखी जाती है। अब देखें अगला जो लेयर है, सेकेंड लेयर की हम बात कर रहे हैं, ट्यूनिका और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहाँ होती है? तो भाई ये विसरल लेयर के जस्ट नीचे होती है। किसके नीचे होती है? ये ट्यूनिका वेजाइनालिस या ट्यूनिका, ये विसरल लेयर है, जस्ट इसके नीचे होती है। विसरल लेयर के नीचे। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया में हमने आपको बताया था अभी क्या होता है, इस तरह से सेप्टा होता है, यानी इस तरह के, इस तरह से जो अभी डायग्राम में देखे थे, इस तरह से ये आगे चल के इस तरह से डिवाइड होती है। अब ये डिवाइड होकर ये जो डिवाइडेशन बनते हैं, इस तरह के जो डिवाइडेशन बनते हैं, इनको सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं। इन सेप्टाओं में बहुत सारे क्या बनते हैं? लोब्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लोब्यूल्स बनते हैं। और ये लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है? 200 से 300 तक होती है ना। एल्बुजिनिया ही ये सेप्टा बनाती है, तो लिख लेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बनाती है? सेप्टा बनाती है, जिनमें 200 से 300 क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स होते हैं। और इन लोब्यूल्स में जो इस तरह की घुमावदार क्या पाई जाती हैं? इस तरह की घुमावदार क्या पाई जाती है? ट्यूब जैसी संरचना पाई जाती है। और इन ट्यूब जैसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस। इन्हीं ट्यूब जैसी संरचनाओं को सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की संख्या कितनी होती है? लॉब्स की संख्या 200 से 300 होती है। और इन लोब्यूल्स में इस तरह की रिंग जैसी संरचना की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल की संख्या लगभग कितनी होती है? 900 के समथिंग जो है इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की संख्या होती है 900, यानी 900
के करीब इनकी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की संख्या होती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या करती हैं भाई, ये स्पर्म बनाती है, स्पर्म बनाती है, क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती है, स्पर्म बनाती है, यानी अलग अलग का अलग अलग काम है। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल की अभी हम बात कर रहे थे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बात कर रहे हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोजेनिक और दूसरी को बोलते हैं सर्टोलिक सेल्स। एक को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, दूसरी को सर्टोलिक सेल। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछे, ऑप्शन में आए कि स्पर्म कौन बनाती है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बनाती है। अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि जो है स्पर्म कौन बनाती है और उसमें स्पर्मेटोजेनिक और सर्टोली सेल दोनों ऑप्शन दिया हो, तो फिर हमको क्या करना है, स्पर्मेटोजेनिक सेल के बारे में लिखना है, या क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनिक। वैसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की दो ब्रांच है, ठीक है ना, या कहेगी दो ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को दो भागों में बांटा जाता है, स्पर्मेटोजेनिक और सर्टोली सेल। तो इसमें भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल का कौन भाग, स्पर्मेटोजेनिक भाग ही क्या करता है, स्पर्म को बनाता है। तो क्या लिखेंगे, स्पर्मेटोजेनिक सेल ये क्या करती है, स्पर्म बनाती है, स्पर्म ये बनाती है। तो भाई ये क्या कराती, ये क्या करती है भाई, जो स्पर्म बने ना, इनको इनका जो है सपोर्टिंग और प्रोटेक्शन, सपोर्टिंग और प्रोटेक्शन का काम कौन करती है, सर्टोली सेल करती है। और क्या करती है सर्टोली सेल, इनको न्यूट्रिशन देती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। सर्टोली सेल क्या करती है, साथ साथ में न्यूट्रिशन भी देती है। ये सर्टोली कोशिका का काम है। और साथ में जो है ये जो प्रोसेस है स्पर्म बनाने की, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से आगे लिख लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्म का बनना, स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भाई स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कितने दिन की होती है भाई, ये होती है 65 से लेकर 75 दिन तक। यानी इस स्पर्म बनने में कितने दिन का समय लगता है, 75 दिन तक का समय लगता है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, अभी हमने इस तरह से बताया, इस तरह की जो नलिकाएं हैं, इस तरह से ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ये बीच का स्पेस पाया जाता है, खाली जगह जैसा, और इनको कहते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स, या इन्हीं को बोला जाता है क्या, लीडिंग सेल। इन्हीं को क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो है इस तरह गुच्छे जैसी आकार की जो है इंटरस्टेशियल लीडिंग सेल होती हैं। ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं भाई, ये जो है ये लीडिंग सेल करती हैं भाई
टेस्टोस्टेरोन को बनाती है। अब दो क्वेश्चन हमारे पास आए कि सीमन कौन बनाता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बनाती है। टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है, तो टेस्टोस्टेरोन इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल बनाती है। टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है, लीडिंग सेल बनाती है। यह आकर कौन सा हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए लीडिंग सेल को एक्टिवेट करता है, तो उसका नाम है भाई LH। कौन, LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह क्या करता है, लीडिंग सेल पर आकर अपना प्रभाव दर्शाता है, LH हार्मोन, LH। ठीक है, ये लीडिंग सेल पर आता है, अपना वर्क करता है। लीडिंग सेल से क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो है एक मेल के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर है, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल के अंदर मेल में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये लिबिडो स्त्रावित करता है। लिबिडो यानी लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर या ड्राइव, यानी सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल लिबिडो के लिए उसको एक मेल को तैयार करता है। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं, इनकी लेंथ की बात करें, इनका लेंथ 30 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक का होता है। यदि इनका डायामीटर की बात करें तो ये 150 से 300 μm तक इनका डायामीटर होता है। ठीक है, अब थर्ड लेयर है और जिसका नाम है ट्यूनिका वस्कुलोसा। ट्यूनिका वस्कुलोसा जो है ये अंदर वाली लेयर है, आंतरिक लेयर है, एक टेस्टिस के आंतरिक लेयर है। इसको कहा जाता है इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। और ये क्या करती है, ब्लड को प्रचुर मात्रा में पहुंचाती है। इसका काम एक ही है, ब्लड सप्लाई। टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने का ये काम करती है। कौन करती है, ये जो ट्यूनिका वस्कुलोसा है। अभी हमने एपिडाइडिमिस के बारे में बताया शुरू में कि एपिडाइडिमिस क्या है। एक मिनट, एपिडिडाइमिस की बात की, इसकी बात की। एपिडिडाइमिस क्या है, ये जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस अभी हमने इस तरह से बताया, तो इस तरह देखिए इसमें संरचना दे रखा है। ये देखिए, यहाँ से देख लीजिए अच्छे से, ये वाला जो भाग है देखिए, ये क्या है, ये एपिडिडाइमिस है। इतना सारा, ये सारा भाग एपिडिडाइमिस का है। ऊपर नीचे टेल है, बीच में इसका बॉडी है और ऊपर इसका हेड है। इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है ना। एपिडिडाइमिस है, इसका आकार जो है, इसका आकार होता है कोमा से।
यानी इसका आकार जो है, यानी शेप की बात करें तो कैसा शेप होता है इसका, कोमा शेप इसका जो आकार होता है, कहाँ, टेस्टिस के पीछे होता है। ये जो है ये टेस्टिस के पीछे की साइड होता है, कौन, एपिडिडाइमिस। करता क्या है एपिडिडाइमिस, आपको शुरू में ही बता दिया। ये क्या करता है, मैचुरेशन करता है। किसका करता है, टेस्टिस का करता है, जो स्पर्म है उसका। अगर यहाँ पर स्पर्म, ये मैचुरेशन किसका करता है, तो स्पर्म का करता है। टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उनका मैचुरेशन करता है। मैचुरेशन से क्या होता है, मैचुरेशन से ये स्पर्म मोटिल हो जाते हैं। इनमें क्या आती है, मोटिलिटी आती है, मुकर्षण। और जो स्पर्म अगर ज़्यादा बन गया और काम में नहीं आया तो उसको वापस से रीअब्जॉर्ब भी कर लेता है। और क्या कर लेता है, ये रीअब्जॉर्ब भी करता है। किसका करता है, स्पर्म का करता है। स्पर्म को बनाता है, मोटिलिटी प्रदान करता है, साथ साथ में स्पर्म का रीअब्जॉर्बेशन भी कर लेता है। इस तरह से इसका ये काम है। हमने एक नाम और बताया था, क्या बताया था, डक्ट्स के बारे में बता रहे थे। तो एक डक्ट्स के बारे में देख लो, डक्ट्स के क्या क्या काम है। और इन डक्ट्स में हमने एक बताया था डक्टस। डक्टस को यहाँ पर वासा डिफरेंस भी बोलते हैं, डिफरेंस। और इसी को इस पर मेटिक स्पर्मेटिक डिफरेंस भी बोलते हैं। एक इसको स्पर्म डक्ट भी इसको बोला जाता है। इसके बात करते हैं, ये क्या करती है, मेल में इनकी संख्या 2 होती है, यानी दोनों टेस्टिस में अलग अलग होती है, ठीक है ना। ये टेस्टिस की संख्या 2 है, 2 ही इसमें 2 क्या पाई जाती है भाई, डक्टस डिफरेंस पाई जाती हैं। इनकी यार 2 डक्टर डिफरेंस पाई जाती है। यदि इनकी लेंथ की बात करें, लेंथ की बात करें तो 45 सेंटीमीटर होती है। लेंथ की बात करें तो अब ये आगे चलकर इसका डायलेटेड पोर्शन जो होता है, ये एम्पुला में जाकर खुलता है। इसका ये डायलेटेड पोर्शन जो है एक तरह से एम्पुला जिसको बोला जाता है, वहाँ खुलता है। और ये डक्टस डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंस जो है, ये स्पर्म को स्टोर रखता है। स्पर्म का स्टोर रखता है, ठीक है ना। स्पर्म को अपने पास स्टोर रखता है कई दिनों तक, ठीक है। और साथ साथ में इसका एक और काम है। क्या काम है, ये इंटर कोर्स के समय, यानी मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं उस समय
कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये क्या करता है, स्पर्म को एपिडिडाइमिस से ये जो इजैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं उसमें धकेल देता है। इजैकुलेटरी डक्ट्स में जो है स्पर्म को धकेल देता है। इस तरह से उसका काम हो गया। अब बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट का क्या काम है। इजैकुलेटरी डक्ट में डाल देता है। अब बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट्स की बात करते हैं। अब इजैकुलेटरी डक्ट्स क्या करती हैं, इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। इसका निर्माण जो है सेमाइनल वेसिकल और सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट है और जो वासा डिफरेंस है का जो एम्पुला अभी बताया था ना, के जुड़ने से होता है। किसका, ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है इसका निर्माण सेमेनाई वेसिकल की डक्ट और वासा डिफरेंस का जो एम्पुला होता है उसके जुड़ने से इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण होता है। ये इस तरह से एक मेल के अंदर इनका काम होता है, डक्ट्स का। इसी क्या आगे बढ़ाते हुए हमने आपको बताया था, कुछ ग्लैंड्स के बारे में बताया था शुरू में। वो हम असेसरी ग्लैंड, असेसरी मेल सेक्स ग्लैंड बोलते हैं। कौन कौन सी होती है, क्या क्या इनका काम होता है। पहली जो ग्लैंड है जिसको हम सेमाइनल वेसाइकल या इसको ही जो है सेमाइनल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल या सेमाइनल वेसिकल या सेमाइनल ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ होती है, ये जस्ट जो यूरिनरी ब्लेडर है उसके बेस के पीछे, उसके बेस के पीछे होती है और पीछे और प्रोस्टेट के दोनों तरफ ये पाई जाती है सेमिनल वेसिकल या सेमिनल ग्लैंड। सेमिनल ग्लैंड और ये सीमन का 60% भाग बनाती है। इनसे जो एल्केलाइन नेचर का जो स्त्राव निकलता है सेमिनल वेसिकल या सेमिनल ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है, इतना लगभग जो है 60% भाग
इसका जो एल्केलाइन नेचर का जो सब्सटेंस निकलता है वो बनाता है। ये क्या करती है, एल्केलाइन नेचर का है, एल्केलिन नेचर का होने के कारण ये मेल और फीमेल, मेल का यूरिथ्रा भी एसिडिक होता है और फीमेल का वेजाइना भी एसिडिक होता है। तो इन दोनों का जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है कौन, एल्किन, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और जिससे सीमन मरता नहीं है, वेजाइना में आराम से पहुंच जाता है। तो इससे पहले मेल का यूरिथ्रा और फीमेल का वेजाइना एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन सेमिनल वेसिकल से जो एल्केलिन नेचर का पदार्थ निकलता है वो यहाँ एसिडिक जो नेचर होता है मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन का, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और इस समय जैसे ही सीमन वेजाइना में पहुंचता है, न्यूट्रलाइज होकर वेजाइना का पीएच 6 से जो है 6 से 6.5 तक ही रह जाता है, उससे पहले 4.5 तक रहता है। तो इस तरह से जो है कहीं न कहीं जो है वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज करके और उसको भी एसिडिक से एल्कलिन नेचर की ओर कन्वर्ट करता है। स्पर्म यदि इसका नेचर 6 से कम रह जाए, यानी इसका पीएच 6 से कम रह गया, तो यहाँ पर स्पर्म नॉन मोटिल हो जाते हैं, यानी वेजाइना में अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, नॉन मोटिल, ठीक है, नॉन मोटाइल हो जाते हैं, अंदर एंट्री नहीं कर सकते, नष्ट हो जाएंगे। साथ साथ और क्या, जो सेमिनल वेसिकल है यहीं से और क्या क्या निकलता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें फ्रुक्टोज होता है और इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। फ्रुक्टोज क्या करता है, उसको स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में कॉन्ट्रैक्शन करके, फीमेल के वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन करके और स्पर्म जो गया है, यानी स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है, ट्रांसपोर्टेशन, फोटो की वजह से नहीं देख रहा होगा मेरा, ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है। यानी फ्रक्टोज स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, और प्रोस्टाग्लैंड क्या करता है फीमेल के वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे स्पर्म जो है आगे फैलोपियन ट्यूब की ओर जो है ट्रांसपोर्ट उसका हो जाता है। इस तरह से इसका काम होता है। आगे बात करते हैं, एक ग्लाइंड होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ये सिंगल होती है, एक ही ग्लैंड होती है, सिंगल ग्लैंड होती है, और ये
बॉल के समान होते हैं, के समान होती है। और ये यहाँ पर भी एल्किलिन नेचर का सब्सटेंस इसमें मिलता है, और ये सीमन का लगभग 30% भाग बनाता है। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड भी सीमन का 30% भाग बनाती है, वासा डिफरेंस 60%, यानी टोटल इवन 90% भाग हो गया। ठीक है, फिर जो है थर्ड नंबर बल्बोयूरिथ्रल, या इन्हीं को बोला जाता है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड बोला जाता है। काउपर ग्लैंड क्या होती है, देखो ये मटर पी शेप की होती हैं, और संख्या में 2, पी के साइज और 2 होती हैं, पेयर शेप होते हैं। और जो यूरिथ्रा होता है उसके दोनों तरफ होती है। मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा के दोनों ओर होती हैं, और जस्ट प्रोस्टेट के नीचे। प्रोस्टेट के नीचे स्थित होते हैं, प्रोस्टेट के नीचे स्थित होती हैं। ठीक है, और इसका काम होता है मेनली, ये जो है जो पेनिस का जो एंड होता है, जिसको ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, को क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, चिकना बनाती है। पेनिस का जो एंड होता है उसको कौन ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल या काउपर ग्लैंड। उसी प्रकार फीमेल में कौन करती है, बार्थोलिन ग्लैंड करती है ना। बार्थोलिन ग्लैंड की होमोलोगस होती है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। ठीक है ना। तो फीमेल के अंदर बल्बोयूरिथ्रल जो ग्लैंड है मेल के अंदर करती है, पेनिस का जो एंड है उसको चिकना या लुब्रिकेंट फीमेल में जो है बार्थोलिन ग्लैंड करती है। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारा हो गया। पेनिस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वैसे पेनिस की बात कर लेते हैं। पेनिस का अगर साइज शेप देखें, शेप पेनिस का शेप बात कर रहे हैं, तो इसका जो शेप है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और जो बॉडी से जुड़ा हुआ भाग होता है उसको रूट, बॉडी से जुड़े भाग को रूट, बीच वाले भाग को बॉडी, और एंड वाले भाग को ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लास पेनिस बोलते हैं। इसी तरह जो ये ग्लास पेनिस होता है, ग्लास पेनिस यहाँ पर लूज स्किन होती है, लूज स्किन से ये कवर होता है, लूज स्किन से कवर होता है। इसी को प्रीपथ
या इसको ये जो है फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोला जाता है। अब इस जगह पे कुछ चीजें लाइक यहाँ पर भी कुछ थिक या चीजें लाइक सिग्रेशन निकलता है, क्रेशन निकलता है। इसको क्या बोलते हैं? स्मैग्मा। इसको स्मैग्मा कहते हैं। यदि ये जो स्किन है, ग्लास पेनिस की जो स्किन है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, ग्लास पेनिस की स्किन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको ब्लानिटिस कहते हैं। ब्लानिटिस कहते हैं। अगर किसी कारण से ये स्किन या जिसको हमने फोर स्किन नाम दिया, पीछे नहीं जाए, पीछे नहीं जा पाए, तो ऐसी स्थिति को फीमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमोसिस कहते हैं। ठीक है ना। ग्लास पेनिस की स्किन नेचुरल रूप से बाहर या कहीं के पीछे की साइड जा सकती है और वापस आ सकती है, लेकिन यदि ये स्किन पीछे की साइड नहीं जाए तो इसको फीमोसिस कहा जाता है। ठीक है ना। अगर ऐसी स्थिति यदि हो जाती है तो फिर ये स्किन को काटकर हटा दिया जाता है, जिसको कहते हैं सरकमसीजन। ठीक है, सरकमसीजन कहते हैं। अगर एक बीमारी और होती है जिसमें बिना सेक्सुअल डिजायर के ही, इसको भी लिख लेते हैं, यानी बिना सेक्सुअल डिजायर, पेनिस इरेक्शन। इरेक्शन यानी लार्जमेंट, यानी पेनिस का लार्ज रूप में बने रहना, उस कंडीशन को जो है पेरियापिज्म बोलते हैं। ठीक है, पेरियापिज्म बोलते हैं। इसी तरह ये जो है एक और होता है नेक्चुरनल एमिशन, यानी इसी को बोला जाता है वेट ट्रिम, यानी सीमन का सोते समय